और एक बार चलते हैं, साहिल हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। साहिल, अब वहां पर जो लोग हैं उनका प्रबंधन भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक हुजूम दिख रहा है और अब ये अंतिम घड़ी तो आ ही गई है। क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है, आप बताएं। देखिए, पूरी भीड़ यहाँ पर है। साल एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपके पास आने की, जैसे ही संपर्क उनसे हो मुझे सूचित कीजिएगा। लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है वहां पर पहुंचे हुए लोग, और ये सब अंतिम दर्शन में, उनके अंतिम सफर में शामिल होने के लिए आए थे। और जैसा आपने सही कहा, तस्वीरें हम वैसे दिखा रहे हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, सुप्रिया सुले उनकी बहन तो मौजूद ही थी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे। बड़े अच्छे रिश्ते थे नितिन गडकरी जी के उनके परिवार के साथ। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी, रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री हैं, छगन भुजबल जो कि 7 लंबे वक्त तक काम करते रहे एनसीपी में, ये सब आज वहां पर अंतिम विदाई के दिन में, अंतिम सफर के दिन में उनके साथ शामिल होने के लिए पहुंचे। लेकिन कोई ऐसा नहीं था समीर जी जिसकी आंखों में आंसू नहीं था, जो नम आंखों से विदाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अनेकों यादें और इस तरह की अचानक हुई मृत्यु, उनका निधन, जिसके बाद बारामती और जो हुजूम दिख रहा है बाला साहब ठाकरे से लेकर, अगर आपने देशमुख जी को याद किया तो वाकई मतलब एक जबरदस्त सैलाब आज पहुंचा उनके अंतिम सफर के लिए। और बारामती अगर देखेंगे तो पवार परिवार का एक घर रहा है, और शरद पवार की 6 दशक की राजनीति और अजित पवार जो उनके भतीजे हैं शरद पवार के, उनके लगभग 4 दशक की राजनीति इस बारामती से हुई है। और इसी बारामती से राजनीति का ABCD अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से सीखा था, और वो इसे अपना घर मानते थे। वहाँ वो हुंडा एक्टिवा पे आराम से घूमने चले जाते थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी। और वो कहते थे कि भाई मैं जब तक राजनीति कर रहा हूँ तब तक मेरा ठिकाना बम्बई रहेगा और दिल्ली रहेगा, लेकिन जिस दिन मैं राजनीति से निवृत्त हो जाऊंगा तो मैं अपने घर, अपने बारामती लौट के आऊँगा। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना घर अभी बनाया था। जब शरद पवार के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने अपना बारामती में नया घर बनाया, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। और उनका था कि भाई भविष्य में मैं बारामती में ही अपना अंतिम समय बिताऊंगा। तो उनकी बहुत सी योजनाएं थी बारामती को लेकर। अभी 22 फरवरी को वो बजट पेश करने वाले थे, 12वीं बार महाराष्ट्र की सरकार का बजट पेश करने वाले थे अजित पवार, और अचानक से ये इस तरीके से घटना घट गई। और अभी जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो चुनाव प्रचार के दौरान जब वो बारामती आए तो बारामती की जनता ने उनसे कहा कि भाई आप बारामती में समय कम देते हो और आप मुंबई पुणे ज़्यादा रहते हो, थोड़ा बारामती के लिए समय दिया करो। तो अजित पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि भाई यहाँ पर तो हर व्यक्ति अजित पवार है, मुझे बंबई में, दिल्ली और बाकी जगह महाराष्ट्र में घूमने दो, यह तो मेरा घर है, आप सब अजित पवार हो, और जब तक आप यहाँ पे मेरे कार्यकर्ता और मेरे लोग, परिवार के लोग हैं, मुझे बारामती की चिंता नहीं है। तो उनका एक अपना बनता, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग उनके पास जाते थे। सास बहू के झगड़े लेकर अजित पवार के पास चले जाते थे। घर में अगर परिवार में कोई संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट है तो वो अजित पवार के पास लेकर चले जाते थे, और अजित पवार उनको, परिवार को बिठा के समझा के उस मामले को निपटाते थे। तो सबको लगता था कि भाई हमारा दादा है, जब बारामती आएगा तो घर के झगड़े जो है, प्रशासन के जो झगड़े हैं, तमाम परेशानियां वो अजित दादा को बताएंगे, और दादा उसका ऑन द स्पॉट उसका समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये जो भरोसा था, ये जो ट्रस्ट था अजित पवार के साथ, और ऐसा नहीं कि सत्ता में रहने के कारण, ऐसा समय भी रहा जब अजित पवार सरकार में नहीं रही कुछ समय के लिए, उस समय भी लोगों को ये भरोसा था कि अजित दादा आएंगे तो जिस अधिकारी को फोन करेंगे, जिस मंत्री को कहेंगे तो उनका काम हो जाएगा। और अजित पवार ने वो अर्न किया था अपने दम पर, अपनी राजनीति के दम पर। शरद पवार से जो राजनीति उन्होंने सीखी थी कि भाई भले ही आज हमारा कोई विरोधी हो, कल वो हमारा सहयोगी हो सकता है, तो सबके साथ दोस्ताना संबंध रखो। और यही अजित पवार ने सबके साथ संबंध रखे। जब वो कांग्रेस के साथ सरकार में थे 2014 से लेकर 2014 तक प्रदेश की राजनीति में, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी अजित पवार के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, फिर वो गोपीनाथ मुंडे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या उस समय के जो तमाम लीडर थे, उनके साथ बहुत दोस्ताना संबंध थे। तो 2014 में जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई देवेंद्र फडणवीस की, जब मुख्यमंत्री बने, शिवसेना ने समर्थन देने से मना कर दिया फ्लोर टेस्ट पे, तो देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को फोन किया और कहा कि मुझे फ्लोर टेस्ट के लिए समर्थन चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। अजित पवार ने शरद पवार को फोन किया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस को फ्लोर टेस्ट में हमें समर्थन देना है।
और एनसीपी के समर्थन से 2014 में पहली बार देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने थे, फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत प्रूव किया था। तो ये जो दोस्ती थी देवेंद्र फडणवीस अजित पवार की, जबकि उम्र में बहुत फासला था, लगभग 11 साल बड़े थे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र अभी 55 साल के, अजित पवार 66 ईयर्स के, लेकिन एक दोस्ताना संबंध। समीर जी ठीक है, इस पर मैं लौटती हूँ, क्योंकि सबके साथ रिश्ते थे तभी इतने लोग आज पहुंचे भी हर पार्टी से। मतलब कहते हैं कि ऐसे वक्त पर चर्चा होती है कि कौन कौन मुश्किल और दुख की घड़ी में साथ आया था। उसमें कौन कौन से लोग, अगर गृहमंत्री अमित शाह तो थे ही, बीजेपी की तरफ से नए अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे थे, अन्य पार्टियों से आपको कौन कौन प्रमुख चेहरा दिखा, और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि उद्धव जी की तस्वीर नहीं आई, उनके प्रवक्ता आए थे, वो कह रहे थे कि वो गए हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कौन कौन लगता है वहां पर आज शामिल हुआ है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? मुझे लग रहा है कि लगभग सभी महाराष्ट्र के जितने कांग्रेस के लीडर हैं या दूसरे पार्टी के लीडर हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे। आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचे हैं, और उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि मैं वहां पहुंच रहा हूं। राज ठाकरे वहां पहुंचे हैं, और तमाम जो पहले मुख्यमंत्री रहे, मुझे लगता है अशोक चव्हाण वहां पहुंचे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण वहां पर गए, और कांग्रेस के तमाम लीडर जिनके साथ अजित पवार ने सरकार में काम किया था 2004 से लेकर 2014 तक, और बाद में जब उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ जब वो रहे, तो तमाम लीडर पहुंचे। और अजित पवार की एक खासियत थी कि सभी उनके दोस्त थे। अजित पवार आज महायुति में थे, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स भी अगर अपनी कोई समस्या लेकर जाते थे तो वो तुरंत उनसे बात करते थे। और अजित पवार ने कहा था कि जब सरकार में आए थे कि मैं किसी भी विधायक के लिए जो फंड में कमी नहीं पड़ने दूंगा, वित्त मंत्री के रूप में जितनी मदद हो सकती है उतनी मैं सभी नेताओं के लिए करूंगा। और कांग्रेस के नेताओं की भी वो मदद करते थे। तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज्यादा नेता वहां पहुंचे हैं। कई नेता भी सामने नजर नहीं आए, लेकिन लगभग सभी नेता वहां पहुंचे हैं। कुछ नेता कल पहुंच गए थे, कुछ अभी वहां पहुंचे हैं, और मुझे लगता है कल नेता और शाम तक पहुंचेंगे। महाराष्ट्र का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो इस समय वहां नहीं पहुंचा। और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोनों अगर पहुंच रहे हैं तो ये बताता है कि उनका सम्मान कितना था, पार्टी में उनकी क्या भूमिका थी। महाराष्ट्र की पूरी कैबिनेट वहां पर इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक 41 सारे वहां पर है। उनके दोनों सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे वहां पर है, वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम संगठन के लोग वहां पर इस समय वहां पहुंच गए। मुझे लगता है कांग्रेस के, शिवसेना के, राज ठाकरे के और तमाम पार्टियों के, रामदास आठवले वहां पर पहुंचे हुए। वंचित बहुजन अघाड़ी के, मुझे लगता है प्रकाश अंबेडकर शायद मुझे दिखे थे, प्रकाश अंबेडकर भी वंचित बहुजन अघाड़ी के वहां पर पहुंच गए। तो ऐसा कोई पार्टी का लीडर नहीं है। वो छोटी छोटी पार्टी जो है वहां पर, जो रीजनल पार्टीज है, उनके नेता भी वहां पर इस समय पहुंच गए। तो ये बताता है कि अजित पवार के सबसे संपर्क थे और सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और इस अचानक इस घटना से बाद सबका एक मतलब, जो जिसे कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त चला गया है। शरद पवार के जो करीबी मित्र थे वो अजित पवार को अपने भतीजे के समान मानते थे। और अजित पवार की एक खूबसूरती थी कि वो अपने से आधी उम्र के नेताओं के साथ भी दोस्ताना व्यवहार रखते थे, और अपने से 20 साल बड़े नेताओं के साथ भी उनके दोस्ताना संबंध थे, और सबको साथ लेकर चलते थे। और इसी कारण आज 25 साल का युवा विधायक, 28 साल का युवा विधायक भी आज वहां पहुंचा है, और 90 साल के सक्रिय राजनीति करने वाले नेता भी आज बारामती में पहुंचे हैं। तो ये बताता है कि अजित पवार ने अपने जीवन में क्या कमाई की थी राजनीतिक रूप से। शरद पवार के नजरिए से अगर आज ये तस्वीरों को देखें, उनका मन बड़ा भारी होगा, क्योंकि आप पूरे सफर की शुरुआत देखिए। शुगर मिल से कहा अपने पिता के कम उम्र में निधन के बाद अजित पवार धीरे धीरे पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़े, उनको मेंटोर किया शरद पवार ने, और एक तरह से वही सही उत्तराधिकारी भी बने एनसीपी के और शरद पवार की विरासत के। इन सब के नजरिए से अगर इसे देखें तो क्या होगा, और कितना बड़ा चैलेंज ये आने वाले वक्त में एनसीपी के लिए बनने वाला है? मुझे लगता है कि शरद पवार ने अजित पवार को राजनीतिक रूप से अपने जो सारे गुणा भाग होते हैं वो अजित पवार को सिखाए थे। और अजित पवार ने बहुत तेजी से राजनीति को सीखा अपने चाचा से, और जनसंपर्क भी उनका बहुत स्ट्रांग था। अब परिवार में इतनी बड़ी संकट आ गया, और शरद पवार से एक बार पूछा गया था कि आपका बेटा नहीं है, तो शरद पवार ने उसी समय गुस्से में कहा था कि कौन कहता है अजित पवार मेरे बेटे जैसा है। और अजित पवार कहते थे कि मेरी सगी कोई बहन नहीं है, लेकिन सुप्रिया मेरी सगी बहन जैसी है, और दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब जब अजित पवार नहीं रहे, शरद पवार के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें पूरे परिवार को संभालना होगा, जिस तरीके से वो तमाम अवसरों पर संभालते रहे। एक राजनेता के रूप में भी उन्हें पार्टी को संभालना होगा। हालांकि पार्टी अब दोनों अलग हो चुकी है, शरद पवार की